आलोक के लौटने के बाद घर की दीवारें जैसे पहले वाली नहीं रही। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था। उसके चेहरे पर अब वो चमक नहीं थी जो लालच की आग से आती है। उसकी आंखों में कुछ दबा बुझा सा था, जैसे कोई अपने ही कर्मों की राख लेकर लौट आया हो। आलोक की भाभी कनिका ने उसे माफ किया था, पर उसका मन अब भी सतर्क था, क्योंकि उसने आलोक को नहीं, उसकी नीयत को देखा था। और नीयत बदलने का दावा करना आसान होता है, लेकिन बदलना बहुत ही मुश्किल। अनामिका जी बीच बीच में खुद को समझाती रहती, अब मेरा बेटा सुधर गया है। और श्याम प्रसाद जी, वे तो ना बोलते थे ना सुनते थे, बस देखते थे बहुत गहराई से, जैसे समय के माथे पर लिखी हुई सच्चाई पढ़ रहे हों। एक शाम जब कनिका का पति आलोक का भाई राजीव ऑफिस से लौटा, तो उसने देखा कि आलोक बरामदे में बैठा है। राजीव ने बिना किसी कटुता के पूछा, काम कैसा चल रहा है? आलोक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भैया अब काम का मतलब समझ आता है, पसीने की कीमत समझ आती है। राजीव के मन में थोड़ी राहत आई, लेकिन कनिका के भीतर एक अलग ही आवाज चल रही थी। वो आवाज अनुभव की थी, जो कहती है कि कुछ लोग सुधरते नहीं, बस तरीके बदलते हैं। कनिका ने आलोक की आवाज में विनम्रता जरूर सुनी, मगर आंखों में पछतावे की गहराई नहीं, बल्कि एक अजीब सा नियंत्रण देखा, जैसे वो अब भी अपने भीतर किसी योजना को दबाए बैठा हो। उस रात कनिका ने अपने कमरे का कैमरा फिर से सक्रिय कर दिया, बिना किसी को बताए, और मन ही मन फैसला किया, अब वो सिर्फ बहू नहीं रहेगी, अब वो इस घर की ढाल बनेगी। कुछ दिन शांति से बीते और फिर अचानक एक रात ऐसा हुआ कि घर की नींव हिल गई। अनामिका जी ने रसोई में पुरानी संदूक साफ करते समय एक कागज निकाला। मोटे कागज पर पुरानी स्याही से लिखा हुआ एक वसीयतनामा। उन्होंने उसे तुरंत श्याम प्रसाद जी के सामने रख दिया। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। शब्द जैसे कमरे की हवा पर चोट करने लगे। ये पुश्तैनी हार और कुछ जमीन मेरे आलोक के लिए। श्याम प्रसाद जी के चेहरे पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक झटका आया, जैसे कोई पुरानी जिंदगी अचानक सामने खड़ी हो। अनामिका जी की आंखें भर आई। देखा, मैंने कहा था ना, ये सब तो आलोक के लिए था। हमसे गलती हो गई, हमने बहू को दे दिया। कनिका वहीं खड़ी थी, उसके चेहरे पर ना घबराहट थी ना खुशी, बस एक ठंडी सी गंभीरता थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये आग किसी कागज की नहीं, ये आग अब घर के रिश्तों की है। श्याम प्रसाद जी ने धीमी आवाज में कहा, ये वसीयतनामा कहाँ था? अनामिका जी ने जवाब दिया, संदूक में था, पुराने कागजों के बीच। दरवाजे पर आलोक खड़ा था। उसने धीरे से कहा, पापा, वो मेरी दादी ने लिखा था, मुझे उस समय बताया गया था, पर फिर आप लोगों ने। और इसी वाक्य के बीच उसके चेहरे पर वो लपट दिख गई जो कभी पहले हार के समय दिखी थी। कनिका का कलेजा सिकुड़ गया, क्योंकि उसने उसी पल समझ लिया, लालच सोया था, मरा नहीं था। आलोक ने फिर खुद को संभाला, सिर झुका लिया और बोला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मगर ये शब्द बोलते हुए उसकी आंखें कनिका की अलमारी की ओर चली गई, जहां अब भी हार रखा था, और यही नजर कनिका के लिए सबसे बड़ा प्रमाण थी। उस रात अनामिका जी कनिका के कमरे में आ गई। उनके स्वर में पुराने ताने नहीं थे, पर एक नई शक्ति थी। कनिका, तुम समझदार हो, घर का भला चाहती हो, तो वो हार आलोक को दे दो। गलती हो गई उससे, पर अब सुधर रहा है। कनिका ने चुपचाप उनकी बात सुनी, फिर बेहद संयम से कहा, मम्मी जी, हार देना कोई दान नहीं, ये भरोसे का प्रतीक है, और भरोसा मैं रिश्ते में देती हूँ, लालच में नहीं। अनामिका जी का चेहरा कड़ा हो गया, तो तुम कहना चाहती हो कि आलोक फिर वही करेगा? कनिका ने साफ शब्दों में कहा, माँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि उसे फिर से मौका मत दीजिए। अनामिका जी ने जैसे अपमान महसूस किया और बाहर निकल गई। कनिका अकेली रह गई, पर उसकी नींद गायब हो चुकी थी।
उसने महसूस किया कि अब खतरा सिर्फ आलोक की तरफ से नहीं बल्कि घर के भीतर भावनाओं के खेल से भी है, क्योंकि जब लालच रिश्तों की मदद से चलने लगता है तो उसे पकड़ना और भी कठिन हो जाता है। अगली सुबह श्याम प्रसाद जी ने सभी को बुलाया। उनका चेहरा शांत था पर शब्द भारी थे। ये वसीयतनामा सच है लेकिन अधूरा है। उस समय आलोक छोटा था, दादी ने भावुक होकर लिख दिया था। बाद में मैंने खुद इसे बदला था ताकि घर में बराबरी रहे, लेकिन ये कागज जानबूझकर संदूक में रखा गया ताकि आज फिर झगड़ा हो। सबकी निगाहें एक दूसरे पर घूम गईं। आलोक ने तुरंत कहा, मैंने नहीं रखा पापा। श्याम प्रसाद जी ने बिना सीधे आरोप लगाए कहा, किसने रखा ये मैं जान जाऊंगा। और जैसे ही वो बोले, कनिका ने देखा आलोक की उंगलियां कांप रही थी। उसी शाम अनामिका जी मंदिर गई थी। श्याम प्रसाद जी अपने दोस्त से मिलने बाहर निकल गए। घर में केवल कनिका और आलोक रह गए। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आलोक ने धीरे धीरे कनिका के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कनिका अंदर थी लेकिन उसने दरवाजा आधा खुला रखा था, जानबूझकर। आलोक ने धीमे स्वर में कहा, भाभी बस एक बार मुझे हार दिखा दो, मैं हाथ जोड़ता हूं। कनिका ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और कहा, दिखा दूंगी लेकिन पहले मुझे सच बताओ, ये वसीयतनामा तुमने रखा था ना? आलोक की सांस तेज हो गई। उसके चेहरे की विनम्रता टूटने लगी। उसने हकलाकर कहा, नहीं भाभी। कनिका ने तुरंत कहा, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी आंखों की भाषा पढ़ चुकी हूं। और उसी क्षण आलोक का चेहरा बदल गया, जैसे भीतर से वही पुराना इंसान निकल आया हो। वो फुसफुसाया, भाषा पढ़ चुकी हो तो आज अपनी किस्मत भी पढ़ लेना भाभी। और अगले पल उसने दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। कनिका ने झटका नहीं खाया क्योंकि वो पहले से तैयार थी। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, कुंडी लगाने से सच नहीं रुकता आलोक। आलोक ने दांत पीसते हुए कहा, भाभी मुझे बस पुश्तैनी हार चाहिए, उसी से मेरी जिंदगी बनेगी। तुमने छीना है मेरा हक। कनिका ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम्हारा हक मेहनत है, हार नहीं। और उसी पल आलोक ने अपनी भाभी के बाल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कनिका ने तुरंत अपनी कोहनी उसके सीने में मार दी और पीछे हट गई। आलोक लड़खड़ाया। कनिका ने तेज आवाज में चिल्लाना चाहा, लेकिन उसे पता था कि घर खाली है। उसने वही किया जो डर के आगे जीत का रास्ता होता है, वक्त खरीदना। उसने टेबल से पानी का जग उठाया और आलोक के चेहरे पर उछाल दिया। आलोक बौखला गया। उसने पास में एक भारी लकड़ी का स्टूल उठा लिया। ठीक उसी समय बाहर से श्याम प्रसाद जी की आवाज आई, कनिका। कनिका की पलकों के पीछे बिजली कौंध गई। पापा जी वापस आ गए। आलोक ठिठका और उसी ठिठकन में कनिका ने दरवाजे की कुंडी खोल दी। श्याम प्रसाद जी अंदर आए और आलोक को स्टूल उठाए देख उनका चेहरा जैसे राख हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यही तेरा पछतावा है। आलोक ने स्टूल नीचे रख दिया मगर उसकी आंखें अब भी लाल थी। कनिका ने श्याम प्रसाद जी को धीरे से कहा, पापा जी अब सिर्फ सबक नहीं, अब आखिरी फैसला चाहिए, वरना ये घर किसी दिन सच में लाश देखेगा। और उस वाक्य के बाद कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे दीवारें भी डर गई हों। श्याम प्रसाद जी दरवाजे के पास खड़े थे। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों में गुस्सा नहीं, बेइंतहा पछतावा था कि उन्होंने जिस बेटे को अपने घर की छत दी, उसने उसी घर की बहू को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आलोक की निगाहें नीचे झुकी हुई थी, लेकिन वो झुकाव शर्म का नहीं था। वो झुकाव उस शिकारी का था जो अगले शिकार के लिए खुद को बचा कर रखता है। कनिका ने देखा कि उसकी मुट्ठियां अब भी भींची हुई हैं, जैसे भीतर ही भीतर वो अपने अधूरे पाप पर जल रहा हो। श्याम प्रसाद जी ने टूटती आवाज में कहा, आलोक तू अपने लालच से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? और आलोक ने उसी क्षण एक ऐसी नजर उठाई जिसमें पश्चाताप नहीं, दुश्मनी थी। उसने हंसने जैसी आवाज निकाली, पापा मैं इस घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन सब कुछ राजीव के हिस्से में आया।
बचा क्या मेरे लिए बस ताने अपमान, और अब आप कह रहे हो कि मैं लालची हूं। कनिका ने उसके शब्दों के पीछे छिपी चाल पकड़ ली। वो आगे बढ़ी और बहुत शांत लेकिन धारदार आवाज में बोली, आलोक, जो इंसान लालची होता है वो हत्या की सोचता है। ये वाक्य तीर बनकर आलोक के आत्मसम्मान के नकली कवच में घुस गया, और वही क्षण था जब आलोक का संयम टूट गया। आलोक अचानक झपटा, मगर इस बार वो स्टूल लेकर नहीं आया था। इस बार वो कनिका को डराने नहीं, खत्म करने की मंशा से आया था। लेकिन श्याम प्रसाद ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, और ये पकड़ किसी बाप की नहीं थी, ये पकड़ अब एक न्यायाधीश की थी। उन्होंने झटके से आलोक को पीछे धकेला और कहा, बस अब तो इस घर में एक दिन भी नहीं रहेगा। आलोक की आंखें लाल हो गई, वो चीख पड़ा, निकाल दो, पर हार तो मैं लेकर जाऊंगा। और उसी वाक्य के साथ उसने दौड़कर अलमारी की तरफ छलांग लगाई। कनिका ने तेजी से अलमारी के सामने खुद को खड़ा कर लिया, जैसे कोई दीवार बन जाए। आलोक ने धक्का दिया, कनिका पीछे हटी। श्याम प्रसाद जी ने डंडा उठाया और एक ही वार में आलोक का हाथ रोक दिया। आलोक कराह उठा। श्याम प्रसाद जी की सांस तेज हो गई। तू अपने बाप पर हाथ उठाएगा? आलोक गुस्से में फुफकारा। आप बाप थे ही कब, आप तो राजीव के थे, मैं तो बस आपकी गलती था। ये वाक्य घर में विस्फोट की तरह पड़ा, क्योंकि इस वाक्य में सिर्फ नफरत नहीं, किसी पुराने जहर का सुराग था। कनिका चौंकी। श्याम प्रसाद जी की आंखों में चोट, उनकी आवाज धीमी होकर कांपने लगी। क्या मतलब मेरी गलती? आलोक भी एक पल को ठिठक गया, जैसे उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई हो जो उसे खुद ही नहीं निकलने देनी चाहिए थी। वो नजरें चुराने लगा, लेकिन कनिका ने वही किया जो वो हमेशा करती थी। उसने सीधे पूछा, आलोक, ये बात तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे मन में ये जहर कौन भर रहा है? इतने में मुख्य दरवाजे पर अनामिका जी आ गई। वे मंदिर से लौटी थी, हाथ में प्रसाद, माथे पर तिलक, और सामने का दृश्य देखकर उनका प्रसाद हाथ से गिर गया। वो चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? आलोक तुरंत पलट गया, उसकी आंखों में एकदम झूठा दर्द आ गया। उसने उसी सेकंड अपनी कहानी गढ़ दी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, भाभी मुझे फंसा रही है, और पापा ने भी मुझे मारा। अनामिका जी के चेहरे पर ममता उफान मार गई, और वही ममता इस घर की सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो श्याम प्रसाद जी पर टूट पड़ी। आपने फिर अपने बेटे को मारा, वो बदल रहा था, आप क्यों नहीं समझते? श्याम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली। अनामिका, ये बदल नहीं रहा, ये आज भी वही है जो पहले था, बस चालाक हो गया है। पर अनामिका जी सुनने को तैयार नहीं थी। कनिका को अब साफ दिखने लगा कि इस घर में सिर्फ आलोक ही नहीं, एक और मास्टरमाइंड मौजूद है। और वो मास्टरमाइंड कोई बाहर का नहीं, बल्कि घर के भीतर का ही है। क्योंकि जिस तरह अनामिका आलोक के हर झूठ को बिना सोचे सच मान लेती थी, वो सिर्फ ममता नहीं, झुकाव था। और ये ऐसा झुकाव था जैसे अनामिका जी चाहती हो कि आलोक सही साबित हो जाए, ताकि कनिका गलत बन जाए। कनिका ने मन ही मन फैसला कर लिया, अब लड़ाई सिर्फ आलोक से नहीं, अब लड़ाई उस सोच से भी है जो बेटे के गलत होने पर भी उसे भगवान बना देती है। रात को राजीव घर आया। उसके आते ही अनामिका जी ने रोते हुए अपनी कहानी रख दी। देख बेटा, तेरे पापा और कनिका ने आलोक को फिर अपमानित किया। वो तो सुधर रहा था। राजीव ने पहले शांत होकर सुना, फिर उसने कनिका की तरफ देखा। कनिका की आंखें गहरी थी, लेकिन थकी हुई नहीं, सतर्क थी। कनिका ने बिना किसी भावुकता के सिर्फ 2 शब्द कहे, रिकॉर्डिंग। राजीव ने जब मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रिकॉर्डिंग में आलोक की चीख, उसकी धमकी और उसका लालच साफ था। राजीव की आंखों में आग उतर आई। वो उठकर सीधे आलोक के कमरे में गया। आलोक पलंग पर बैठा हुआ था, चेहरे पर नकली उदासी थी। राजीव ने एक ही झटके में उसकी कॉलर पकड़ ली। तू सुधरा नहीं, तू और भी गिर गया। आलोक ने पलट कर कहा, भैया ये सब भाभी का ड्रामा है।
वो हार को अपने पास रखना चाहती है और वो चाहती है कि मैं इस घर से निकल जाऊं। राजीव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तू हार के लिए मेरी पत्नी की जान लेना चाहता था और तू कहता है वो ड्रामा। अब श्याम प्रसाद जी ने आखिरी फैसला सुना दिया। कल सुबह आलोक इस घर से जाएगा। अगर उसने फिर कोई चाल चली तो मैं खुद पुलिस केस दर्ज कराऊंगा। अनामिका जी की हालत बिगड़ गई। वो चीख पड़ी, आप मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देंगे? श्याम प्रसाद जी ने पहली बार अनामिका की आंखों में आंख डालकर कहा, मां बनने के नाम पर तुमने उसे बर्बाद कर दिया है। ये सुनते ही अनामिका जी जैसे टूट गईं, मगर उनके टूटने में पछतावा नहीं, एक और जिद थी। उसी रात जब सब सोने चले गए तो कनिका अपनी डायरी लिख रही थी। अचानक उसे रसोई की तरफ से हल्की आवाज आई। वो धीरे धीरे उठी। दरवाजे के पास खड़े होकर उसने देखा, अनामिका चुपचाप रसोई में किसी से फुसफुसाकर बात कर रही थी। कनिका ने तुरंत मोबाइल रिकॉर्डर ऑन किया और दीवार से सटकर सुनने लगी। अनामिका जी की आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। हाँ, मैंने उसे भड़का दिया था। अब कल वो जाए तो हार हम निकाल लेंगे। दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, मैडम हार मिलते ही पैसा आपके हाथ, बस बहू को चुप रखना। कनिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये आवाज किसी बाहरी आदमी की थी। मतलब ये सिर्फ पारिवारिक झगड़ा नहीं था, ये पूरी साजिश थी और साजिश का धागा अनामिका जी के हाथ में था। कनिका की आंखें भर आई, दर्द से नहीं हैरानी से। जिस सास के लिए वो बरसों से सब सहती रही, वही सास उसकी पीठ में चूरा घोंप रही थी। कनिका ने उसी पल तय कर लिया, अब वो सिर्फ बहू नहीं रहेगी, अब वो इस घर की सच्चाई की आग बनेगी। उसने रिकॉर्डिंग सेव की और चुपचाप वापस कमरे में आ गई, मगर उसकी सांसें कांप रही थी, क्योंकि अब सामने सिर्फ आलोक नहीं, अब सामने एक माँ का लालच भी था, जो बेटे को हथियार बनाकर बहू को खत्म करना चाहती थी। और तभी कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ आया। कनिका ने अलमारी खोली और देखा पुश्तैनी हार गायब था। उसके हाथ कांप गए, उसकी आंखों में बिजली कौंध गई। कमरे में अंधेरा था पर उसे साफ दिख रहा था कि अब हमला शुरू हो चुका है। कनिका की उंगलियां अलमारी के भीतर बार बार उसी खाली जगह को टटोल रही थी जहां पुश्तैनी हार रखा रहता था, जैसे वो अपनी उंगलियों से किसी चमत्कार को वापस बुला लेना चाहती हो। मगर सच पत्थर की तरह ठंडा था, हार गायब था। उसके कानों में अभी भी अनामिका जी की वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। कनिका की सांसें तेज थी मगर आंखें सूनी थी, क्योंकि अब उसके अंदर रोने की जगह बची नहीं थी। उसने दरवाजा भीतर से बंद किया, कमरे की बत्तियां नहीं जलाई ताकि किसी को शक ना हो कि वो जाग रही है। फिर उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट बंद कर दी और अंधेरे में ही बैठकर सोचने लगी। अगर हार सच में बाहर गया है तो उसे तुरंत रास्ता बदलने का समय मिलेगा, और अगर हार घर के भीतर ही छिपा है तो इसका मतलब है कि चोरी भागने के लिए नहीं हुई, डराने के लिए हुई है। उसी पल कनिका को एक बात बिजली की तरह याद आई। हार रखने से पहले उसने डब्बे के अंदर एक छोटा सा लाल धागा बांधा था, ताकि अगर कभी कोई डिब्बा छुए तो धागा तुरंत ढीला होकर गिर जाए और उसे पता चल जाए कि किसी ने हाथ लगाया। कनिका ने जल्दी से डिब्बा उठाया, लाल धागा गायब था, यानी किसी ने ना सिर्फ हार लिया बल्कि उसके निशान भी मिटाए। ये काम आलोक अकेले नहीं कर सकता था, क्योंकि आलोक जल्दबाज है, लालच में बहकता है, पर निशान मिटाने की चालाकी किसी और दिमाग की थी। कनिका का सिर घूम गया। वो धीरे धीरे बाहर निकली। कनिका ने देखा अनामिका के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से धीमी सी आवाज आ रही थी, किसी अलमारी के खुलने और बंद होने की। कनिका ने तुरंत कदम पीछे खींच लिए और अपने कमरे में लौट गई। उसने शोर नहीं मचाया। कनिका ने तय किया, सच का पर्दाफाश भावनाओं से नहीं सबूतों से होगा। उसने अपनी डायरी निकाली और हार गायब होने का समय लिखा। फिर उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की 2 कॉपी बनाई, एक अपने फोन में, दूसरी मेमोरी कार्ड में। उसने मेमोरी कार्ड को अपने कपड़ों के अंदर सिल दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब लड़ाई रिश्तों की नहीं रही। सुबह होते ही घर में एक नकली नाटक शुरू हो गया।
अनामिका उठी तो उन्होंने कनिका को देखते ही कहा, बहू जल्दी चाय बना दे और हाँ वो हार संभाल कर रखना, आज मुझे मायके जाना है। ये कहते समय उनके चेहरे पर ऐसी बनावटी सहजता थी कि कनिका के दिल में एक पल को सिहरन दौड़ गई, क्योंकि ये सहजता इंसान की नहीं अपराधी की होती है। कनिका ने धीरे से कहा, मम्मी जी हार तो रात में ही गायब हो गया। अनामिका जी के हाथ से चाय की कटोरी छूटते छूटते बची। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। फिर उन्होंने झट से खुद को संभाल लिया और आंखों में आंसू भरकर चिल्लाई, हे भगवान ये क्या हो गया, घर में चोरी। उनका नाटक इतना परफेक्ट था कि कोई बाहरी आदमी भी धोखा खा जाए। श्याम प्रसाद जी दौड़ते हुए आए, राजीव भी घबरा गया, आलोक भी बाहर आया, चेहरे पर हैरानी और आंखों में अंदर ही अंदर चमक। उसने ऐसे अभिनय किया जैसे उसका दिल टूट गया हो। श्याम प्रसाद जी ने तुरंत घर की तलाशी का आदेश दिया। कमरों की तलाशी शुरू हुई, लेकिन कनिका किसी की तलाशी नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि चोर खुद पकड़ा जाए। उसने अचानक कहा, पापा जी घर की तलाशी के साथ साथ घर में जो लोग रात में उठते हैं उनका सच भी देखिए। अनामिका जी तुरंत चीख पड़ी, बहू तेरा मतलब क्या है, तू मुझ पर शक कर रही है। कनिका ने उनकी आंखों में देखकर कहा, मैं किसी पर शक नहीं कर रही, मैं बस सच्चाई चाहती हूँ। राजीव उलझन में था, लेकिन वो कनिका की आंखों में डर नहीं देख पा रहा था, वो उसमें भरोसा देख रहा था। तलाशी के बाद भी हार नहीं मिला। श्याम प्रसाद जी ने पुलिस बुलाने की बात कही। अनामिका जी ने तुरंत रोना शुरू किया, पुलिस आएगी तो बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। कनिका के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि उसे यही सुनना था। मम्मी जी अपराध से बड़ा अपराध होता है उसे छुपाना। ये सुनते ही अनामिका तिलमिला गई। आलोक ने धीरे से अनामिका के पास जाकर फुसफुसाया, माँ पुलिस नहीं कोई और तरीका देखो। कनिका ने ये फुसफुसाहट पकड़ ली। उसके दिल में अब और कोई शक नहीं था। उसी दोपहर कनिका बाहर आई। उसने अपने पुराने कॉलेज के दोस्त विकास को कॉल किया, जो अब साइबर और सिक्योरिटी फील्ड में काम करता था। उसने उससे कहा, मुझे किसी की सच्चाई पकड़नी है बिना शोर किए। विकास ने उसे एक छोटा सा उपकरण दिया, एक पेन कैमरा जो देखने में साधारण था पर रिकॉर्डिंग कमाल की करता था। कनिका ने वो पेन कैमरा घर में उस जगह छुपाया जहां अनामिका जी अक्सर बात करती थी, रसोई के पास वाली छोटी खिड़की। फिर उसने एक और चाल चली। उसने जानबूझकर घर में कहा, पापा जी शायद हार किसी ने बाहर बेच दिया होगा, और अगर बेच दिया तो ज्वेलर के पास जरूर जाएगा। ये बात हवा में नहीं गई। ठीक उसी रात जब सब सोने चले गए तो अनामिका जी रसोई में आईं। वो धीरे धीरे मोबाइल मिलाने लगी। कनिका अपने कमरे में जाग रही थी। वो सांस रोके सब सुन रही थी। पेन कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। अनामिका की आवाज आई, हाँ जल्दी कर, हार मेरे पास है पर बहू बहुत शातिर है। आलोक को बोलो शांत रहे, कल सुबह हार ज्वेलर को दे देना। दूसरी तरफ आवाज आई, मैडम पैसा तैयार है, बस हार। अनामिका बोली, कल बहू रसोई में रहेगी, मैं पूजा के बहाने बाहर निकलूंगी और हार। कनिका ने आंखें बंद कर ली। उसके भीतर एक पल को ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने माँ के नाम पर थप्पड़ मार दिया हो, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। अब भावनाओं का समय खत्म था। उसने रिकॉर्डिंग सेव की। सुबह होते ही उसने श्याम प्रसाद के सामने सारी रिकॉर्डिंग रख दी। श्याम प्रसाद जी ने जैसे ही अनामिका जी की रिकॉर्डिंग सुनी, उनके हाथ कांप गए, आंखों से चश्मा उतर गया और शब्द गले में फंस गए। राजीव की दुनिया हिल गई। उसने माँ की तरफ देखा और पूछा, माँ ये आपकी आवाज है। अनामिका जी का चेहरा पहले पीला फिर लाल हो गया, और फिर उसने वही किया जो अपराधी अक्सर करता है, गुस्सा। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ मैंने किया, क्योंकि तुम सबने मेरे बेटे को छीन लिया। मेरा आलोक, मेरा छोटा बेटा, तुम सबने उसे पराया कर दिया। कनिका ने उस पल एक बहुत भारी सच देखा। ये सिर्फ हार का लालच नहीं था, ये बेटे को भगवान बनाने की बीमारी थी। अनामिका जी रोई नहीं, वो तड़पी, और तड़प में उन्होंने कहा, कनिका तू बहुत चालाक है, लेकिन याद रख, जब तक ये हार मेरे पास है मैं इस घर की रानी हूँ। कनिका ने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन शब्द तलवार जैसे।
मम्मी जी, हार आपके पास नहीं, आपके हाथ में सिर्फ अपराध है। फिर कनिका ने राजीव की तरफ देखा। अब फैसला तुम्हारा है, माँ के नाम पर अपराध छुपाओगे या पिता के सम्मान के लिए सच चुनोगे? राजीव की आंखों में संघर्ष था, लेकिन फिर उसने दांत भींच कर कहा, मैं सच को चुनूंगा। उसी क्षण अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। आलोक दौड़कर आया। उसने माँ को बचाने की कोशिश की। भैया, माँ को छोड़ दो, ये सब भाभी की प्लानिंग है। कनिका ने उसी पल सबसे बड़ा झटका दिया। आलोक, हार घर से बाहर गया ही नहीं, क्योंकि मैंने असली हार पहले ही बदल दिया था। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। आलोक की आंखें फटी रह गई। अनामिका का चेहरा पत्थर हो गया। श्याम प्रसाद जी ने कांपते हुए पूछा, क्या? कनिका ने गहरी सांस ली। मुझे शक था, इसीलिए मैंने असली पुश्तैनी हार बैंक लॉकर में रख दिया था, और जो हार चोरी हुआ वो नकली था। अब आलोक के शरीर में जैसे आग लग गई, क्योंकि वो जिस सोने के लिए जान लेना चाहता था वो सिर्फ एक धोखा था। कनिका ने उसे केवल पकड़ा नहीं था, उसका लालच भी नंगा कर दिया था। उस एक वाक्य ने अनामिका जी के सारे नाटक की सांसें छीन ली थी और आलोक के भीतर पल रही पूरी लालच भरी दुनिया को चकनाचूर कर दिया था। आलोक का चेहरा पीला पड़ गया। आंखों की चमक अचानक बुझ गई, क्योंकि जिन सिक्कों की खनक वो अपने कानों में सुन रहा था, वे सिक्के अब खाली हवा बन चुके थे। वही अनामिका जी की आंखों में अब पहली बार डर उतर आया। उन्हें ये डर पुलिस का नहीं था, समाज का भी नहीं। ये डर उस पल का था जब उनकी बहू ने उनकी असलियत देख ली थी। श्याम प्रसाद जी की आंखों में पानी भर आया, मगर उस पानी में कोमलता नहीं थी। वो पानी टूटे हुए संस्कारों का शोक था। लेकिन कनिका ने किसी को रोने का मौका नहीं दिया, क्योंकि वो जान चुकी थी कि इस घर में आंसू भी हथियार बन जाते हैं। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, पापा जी, मैं पुलिस नहीं बुला रही, मैं इससे भी बड़ी सजा देने जा रही हूँ। अनामिका जी ने झट से कहा, मतलब तू क्या करेगी? कनिका ने उनकी आंखों में आंख डालकर कहा, आपने माँ बनकर अपराध किया मम्मी जी, अब सजा भी माँ वाली नहीं, इज्जत वाली होगी। ये सुनते ही अनामिका की सांस अटक गई। आलोक ने फिर भी आखिरी दांव खेलना चाहा। उसने राजीव के सामने रोने का नाटक किया। भैया, माँ ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रही थी, माँ को मत फंसाओ, भाभी सब बर्बाद कर देंगी। पर राजीव इस बार पहली बार सख्त हो गया। उसने गुस्से में नहीं, दुख में कहा, तुम दोनों ने मेरे घर की नींव खोद दी और अब तुम चाहते हो मैं तुम्हें बचाऊं? उसकी आवाज कांपी और उसी कांपती आवाज में वो फैसला छिपा था जो परिवारों का इतिहास बदल देता है। कनिका ने रात में ही एक योजना बनाई, ऐसी योजना जिसमें हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर इंसान की आत्मा कांप उठती है। उसने श्याम प्रसाद जी से कहा, पापा जी, आप कल सुबह मोहल्ले की पंचायत बुलाइए। श्याम प्रसाद जी ने चौंक कर कहा, पंचायत क्यों? कनिका ने जवाब दिया, क्योंकि घर के अंदर का अपराध घर के अंदर छुप जाए तो फिर किसी बहू की जान की कीमत शून्य हो जाती है। आज अगर ये बच गए तो कल कोई और बहू, कोई और बेटी किसी और घर में मर जाएगी। श्याम प्रसाद जी का सिर झुक गया। वे समझ गए कनिका सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही, वो उन सभी औरतों के लिए लड़ रही है जिन्हें घर की चार दीवारों के भीतर इज्जत के नाम पर दबा दिया जाता है। और यही सोच उसे सिर्फ बहू नहीं, एक मिसाल बना रही थी। सुबह होते ही श्याम प्रसाद जी ने मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों को बुला लिया। घर के बाहर कुर्सियां लगी, आसपास के लोग जमा होने लगे। अनामिका जी ने घबराकर श्याम प्रसाद जी से कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, बदनामी हो जाएगी। श्याम प्रसाद जी ने पहली बार बहुत कठोरता से कहा, बदनामी तब होती है जब बेगुनाह बदनाम हो। यहाँ तो गुनहगार का नकाब उतर रहा है। अनामिका की आंखों में अब नफरत आ गई। वो घूर कर कनिका को देखने लगी, जैसे वो उसे जिंदा जलाना चाहती हूँ। आलोक ने घर से बाहर भागने की कोशिश की, मगर राजीव ने गेट पर खड़े होकर रास्ता रोक लिया। राजीव ने धीरे से कहा, अब भागकर भी क्या करोगे? आलोक कांप गया, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि जिस भाई को वो कमजोर समझता था, आज वही भाई उसके लालच का दरवाजा बंद कर चुका है। पंचायत शुरू हुई और सब बैठ गए। श्याम प्रसाद जी ने भारी आवाज में कहा, आज मैं अपने घर का सच आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि कल कोई कह ना सके
कि मैंने अपराध छुपाया। लोग चौंक गए, किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था कि सम्मानित श्याम प्रसाद जी के घर में ऐसा कुछ होगा। अनामिका जी का चेहरा जर्द पड़ गया। आलोक लगातार आंखें नीचे किए बैठा रहा। फिर कनिका आगे बढ़ी। उसने ना रोया, ना हाथ जोड़े, ना भीख मांगी। उसने बस सच कहा, साफ, निर्भीक और सबूतों के साथ। उसने वो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें अनामिका जी बाहर वाले आदमी से हार बेचने की बात कर रही थी। फिर उसने वो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें आलोक ने धमकी दी थी। मोहल्ले की भीड़ में हलचल मच गई। कोई बोला, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। कोई बड़बड़ाया, बहू की जान लेने की कोशिश की। लोग अनामिका को ऐसे देखने लगे जैसे उनके सामने कोई देवी नहीं, एक लालची स्त्री खड़ी हो जिसने माँ के पद को भी दागदार कर दिया। अनामिका जी बौखला गई। उन्होंने अचानक रोना छोड़ दिया और चीख पड़ी, हाँ मैंने किया, क्योंकि ये बहू खुद को बहुत समझदार समझती है। इसने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। फिर उन्होंने कनिका पर उंगली उठाकर कहा, ये बहू घर तोड़ने आई है। लोग कुछ पल के लिए भ्रम में पड़े और वही पल आलोक ने पकड़ लिया। उसने भी नाटक किया। माँ सही कह रही है, भाभी ने पहले से प्लान बना रखा था। रिकॉर्डिंग सब उसी की चाल है। लेकिन तभी कनिका ने सबसे बड़ा वार किया, सत्य का अंतिम बाढ़। उसने शांत आवाज में कहा, अगर ये मेरी चाल है तो पुलिस को कॉल मैं नहीं, आप खुद करके देखिए, क्योंकि जिस बाहर वाले आदमी से बात हुई थी उसका नंबर भी रिकॉर्ड है और वो आदमी इसी मोहल्ले में दलाल की तरह जाना जाता है। ये सुनते ही मोहल्ले के दो आदमी चौंक गए। अरे हाँ, ये तो वही नंबर है जो सोने के पुराने गहने सस्ते में खरीदने वाले के पास होता है। पंचायत में जैसे आग लग गई। अनामिका जी की आंखों में अंधेरा छा गया। आलोक का चेहरा काला पड़ गया। उनकी साजिश का दरवाजा बंद हो चुका था। श्याम प्रसाद जी ने उसी पल सबसे बड़ा फैसला सुना दिया। आज से अनामिका इस घर के किसी फैसले में शामिल नहीं होगी और आलोक अब हमारे परिवार का सदस्य नहीं होगा। अनामिका जी चीख पड़ी, आप ये क्या बोल रहे हैं? श्याम प्रसाद जी ने भारी आवाज में कहा, तुमने जो किया उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और फिर उन्होंने पंचायत के सामने कहा, हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। ये सुनते ही अनामिका गिर पड़ी। आलोक भागने लगा मगर लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर डर साफ था। वो कांप कर बोला, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन इस बार किसी ने उसकी नहीं सुनी। कनिका ने कहा, पापा जी, मैं चाहती हूँ कि रिपोर्ट हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परिवार बचे तो एक शर्त पर। सबने हैरानी से उसे देखा। कनिका ने कहा, आलोक अगर सच में बदलना चाहता है तो वो इस मोहल्ले के सामने लिखित में माफी मांगेगा और अगले 1 साल तक जो भी कमाएगा उसका हिस्सा वो एक महिला सुरक्षा फंड में देगा, जिससे किसी जरूरतमंद बहू या बेटी को मदद मिले। ये बात सुनकर पंचायत के लोग हैरान रह गए। ये सजा जेल की नहीं थी, आत्मा की थी, क्योंकि आलोक को अब अपनी मेहनत के पैसों से उस सोच की भरपाई करनी थी जिसने उसे अपराधी बनाया था। श्याम प्रसाद जी ने सिर हिलाकर कहा, बहू, तूने गुनहगार को भी इंसान बनने का रास्ता दिया। राजीव की आंखें भर आई। वो कनिका के पास आया और पहली बार उसके माथे पर हाथ रखकर बोला, तुमने मेरा घर बचाया, वरना मैं जिंदा होकर भी मर जाता। अनामिका जी को जेल नहीं भेजा गया, पर उसके लिए ये घर भी जेल बन गया, क्योंकि जिस सम्मान को वो अपनी शक्ति समझती थी वही सम्मान अब धूल में मिल चुका था। लोग अब उसे मां नहीं, साजिश करता कहने लगे। आलोक को लोगों ने छोड़ तो दिया, पर उसकी गर्दन झुकी हुई थी। वो पंचायती कागज पर कांपते हाथों से लिख रहा था, मैं आलोक अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी भाभी कनिका से और अपने परिवार से माफी मांगता हूँ। कहानी का सबसे भावुक मोड़ उस रात आया जब कनिका छत पर अकेली खड़ी थी। हवा ठंडी थी, शहर की रोशनी दूर तक फैली थी। राजीव पीछे आया और उसने धीरे से पूछा, तुमने पुलिस नहीं भेजी क्यों? कनिका ने एक लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि जेल सजा है, लेकिन शर्मिंदगी और सुधार समाज में रहकर होता है। मैं चाहती थी आलोक जीते जी समझे कि उसने क्या खोया। राजीव की आंखें भर आई। कनिका नीचे आई। उसने बैंक लॉकर से असली पुश्तैनी हार निकाला। श्याम प्रसाद जी के हाथ में देकर कहा, पापा जी, ये धरोहर आपकी है, इसे तिजोरी में नहीं भरोसे में रखिए।
श्याम प्रसाद जी रो पड़े हो। उन्होंने कनिका के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू बहू नहीं, तू इस घर की बेटी है और बेटी अपने घर को टूटने नहीं देती। अब वो हार सिर्फ सोना नहीं था, वो सबक बन चुका था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।